जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आप लोगों की परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? हम आज पढ़ने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज प्रश्न। किस तरह के प्रश्न यूपीएससी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। और बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन है जिसको आज हम करने वाले हैं। तो बिना समय गंवाए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। संविधान और उसका विकास से किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला आखिर हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं उसके बारे में देखें तो यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में कथन और कथन दो, दोनों में से कौन सा सही है, इस पर डिस्कशन करना है। तो भारतीय संविधान में भाग 25, 12 अनुसूचियां और 448 अनुच्छेद हैं। क्या यह कथन सही है? दूसरा कथन बोल रहा है कि अनुसूचित अनुसूचियां संविधान के संवैधानिक प्रावधानों का एक अभिन्न अंग है जिन्हें बिना संविधान संशोधन को बदला नहीं जा सकता है। क्या ये बात सही है कि अनुसूचियां जो होती हैं वो संवैधानिक प्रावधानों का एक अभिन्न अंग है जो इसमें संविधान संशोधन के बिना बदला नहीं जा सकता है? तो इसका सही ऑप्शन आप लोग कमेंट में बताइए क्या होगा। इसका सही ऑप्शन आप लोग कमेंट में बताइए क्या होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, एक नंबर होगा कि भारतीय संविधान में 25 भाग, 12 अनुसूचियां और 448 अनुच्छेद हैं। तो केवल कथन एक सही होगा इसका। ठीक, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसका अब स्पष्टीकरण हम लोग देख लें तो इसके अब स्पष्टीकरण में दिया हुआ है कथन एक का। कथन एक के स्पष्टीकरण में दिया हुआ है, मौजूद संविधान में भागों, अनुसूचियां एवं अनुच्छेदों की संख्या समय के साथ संशोधनों के कारण परिवर्तित हुई है। यह पारंपरिक रूप से यह संख्या उल्लेखनीय रही है। यद्यपि वर्तमान संशोधनों के अनुसार कुछ परिवर्तन हुए हैं, परंतु प्रीवियस ईयर आधारित प्रश्न में पारंपरिक आंकड़े के संदर्भ में लिया गया है। यानी कि ये जो प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्न है उसके आधार पर इसका डिसाइड किया गया है। कथन दो, अनुसूचियां संविधान का अभिन्न अंग है। बात सही है, संविधान का अभिन्न अंग है जिन्हें संसद द्वारा सामान्य विधायी प्रक्रिया से संशोधित किया जा सकता है। इन्हें संविधान संशोधन की कठोर प्रक्रिया का पालन नहीं करना पड़ा। जो अनुसूचियां जो होती है उसमें संविधान संशोधन किया जा सकता है और इसमें संविधान संशोधन करने के लिए जटिल प्रक्रिया नहीं है, इसके बारे में बतलाया गया है। ठीक, अब आगे की क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। इसका आप लोग आंसर कमेंट में बताइए क्या होगा। तो 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लें तो 2 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि नीचे दिए गए कथन में से किस कथन में संविधान की परिभाषा की को सबसे व्यापक और गहन रूप से प्रस्तुत किया गया है? ठीक, तो इसमें बताया गया है कि संविधान का जो डेफिनेशन है वो क्या हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है वह लिखित नियमों का समूह जो राज्य के कार्यों को नियंत्रित करता है। क्या चीज? वह लिखित नियमों का समूह जो राज्य के कार्यों को नियंत्रित करता है। यहाँ पे जो ये राज्य शब्द आपको दिखाई दे रहा है, क्या चीज? यहाँ पे जो आपको राज्य शब्द दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपको पता है क्या चीज होता है? राज्य का मतलब संविधान के अनुसार या राज्य व्यवस्था के अनुसार यह है कि पहले तो कोई क्षेत्र होना चाहिए, उसके बाद वहाँ जनसंख्या होनी चाहिए, वहाँ पे सरकार होनी चाहिए और संप्रभुत्व होनी चाहिए। यानी कि संप्रभुत्व का मतलब हो गया स्वयं ही किसी कार्य में निर्णय ले, ये आपका राज्य का मतलब हो गया। ठीक, अब यहाँ आप देख सकते हैं क्या चीज, संविधान वह सामाजिक अनुबंधन है जो सरकार की संरचना, शक्तियों, अधिकारों एवं नागरिकों के कर्तव्यों को निर्धारित करता है। ठीक, क्या चीज? वह अनुबंध है जो सरकार की संरचना, यानी कि सरकार कैसी होगी इसके बारे में बताएगी, उसकी शक्तियां क्या क्या होगी। अब जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो उनकी संरचना क्या चीज है, जो हमारा लोकसभा है, राज्यसभा है। ठीक, उसके बाद उनकी शक्तियां क्या क्या चीज हैं, प्रशासनिक शक्तियां भी हैं, अधिकार और नागरिकों के कर्तव्य क्या क्या हैं, ये निर्धारित करता है। संविधान केवल
सरकार के संस्थापन और उसके संचालन के नियमों का संग्रह करता है, जो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। फर्स्ट नंबर भी गलत है, ये 2 नंबर सही लगता है। तीसरा चौथा पढ़ लिया जाए। संविधान वह दस्तावेज है जिसमें केवल मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों का वर्णन होता है। ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों का केवल वर्णन थोड़ी होता है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें, नागरिकता का भी वर्णन मिलता है संविधान में, नागरिकता के बारे में मिलती है। उसके बाद मौलिक कर्तव्य है, उसके बाद मौलिक कर्तव्य के बाद आप राज्य निर्देशक तत्व भी देख सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही है। अब इसका हम लोग देख लेते हैं स्पष्टीकरण। तो स्पष्टीकरण में बताया गया है विकेंद्रीकृत विचारधारा के अनुसार। सबसे पहले यहाँ पे एक शब्द आया है विकेंद्रीकृत, एक होता है केंद्रीकृत। केंद्रीकृत मतलब सब केंद्र के अनुसार ही रहेंगे। अविकेंद्रीकृत उसका अपोजिट होता है। संविधान को केवल एक नियमों के संग्रह से नहीं बल्कि एक सामाजिक अनुबंध के रूप में समझा जाता है, जो सरकार की संरचना, शक्तियों, नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्यों तथा शासन के सिद्धांतों को निर्धारित करता है। ठीक, ये चीज है। आपको यहाँ पे बताया गया है कि यह सरकार की शक्तियों, नागरिकों, मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों और शासन के सिद्धांतों को बताता है संविधान। यहाँ पे ये एक प्रकार का परिभाषा भी है, आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। हालांकि मैं इसका पीडीएफ आप लोग को अवेलेबल करा दूंगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर यहाँ पे है। 3 नंबर का आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिए। 3 नंबर प्रश्न का 3 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर का आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिए, क्या चीज होगा। तो 3 नंबर प्रश्न को हम लोग देख ले। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के उद्देश्यों को सही ढंग से परिभाषित करता है। ठीक, तो इसमें आप लोग कभी भी यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन अटेंड करें तो यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का कोशिश करें। सबसे पहले क्या बोला है, भारतीय संविधान। क्या बोला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के उद्देश्यों को सही ढंग से परिभाषित। यानी कि प्रस्तावना क्या चीज होता है, वही ना कि हम भारत के लोग। तो प्रस्तावना का आखिर मुख्य उद्देश्य क्या चीज है, ये आप लोग कॉमन सेंस से इसका आंसर दीजिए। कॉमन सेंस मतलब आप एक बात बताइए, आप भारत में रहते हैं तो भारत की प्रस्तावना में लोकतंत्र भी है, लोकतंत्र है। सामाजिक न्याय ये भी है। आर्थिक उदारीकरण है कि नहीं, ये नहीं है। वैश्विक एकीकरण भी नहीं है। ठीक, अब संप्रभुता है भारतीय, हाँ है। समाजवाद भी है, धर्म समाजवाद, समाजवाद भी है। धर्मनिरपेक्षता एवं लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता नहीं है, पंथ निरपेक्षता है। भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता है। ठीक, ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तीसरा नंबर हम लोग स्टेटमेंट पढ़े, न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांतों का अभिव्यक्तिकरण। तो न्याय भी है, स्वतंत्रता भी है, समानता भी है और बंधुत्व यानी कि भाईचारा, एक दूसरे से मेल मिलाप भी होना चाहिए। तो ये चीज है, स्टेटमेंट सही है। चौथा स्टेटमेंट को हम लोग देख ले, तो केंद्रीयता, राज्यात्मकता, प्रादेशिकता, सांस्कृतिक एकरूपता नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक, अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसका ये देख ले, क्या बोलते हैं, स्पष्टीकरण। तो इसका स्पष्टीकरण में हम आप लोग को दिखा दे कि भारतीय संविधान क्या चीज, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, सीक्वेंस में आप लोग याद रखिएगा। सीक्वेंस में भी दे देगा कि हाँ भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्रम में लिखें, या क्रम में दे देगा, वो पूछ देगा कि इनमें से कौन सा क्रमबद्ध है। तो सबसे पहला न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के आदर्शों को प्राथमिकता दी जाती है। यह न केवल नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करता है बल्कि समाज में संतुलन एवं समावेशिता को बढ़ावा देता है। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग देख ले 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन, तो 4 नंबर क्वेश्चन को देख लिया जाए। हाँ, 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत को किस रूप से परिभाषित किया गया है और इसके अंतर्गत राज्य की अवधारणा का क्या महत्व है। अभी जैसे मैं आप लोग को पहले ही बताया था राज्य की अवधारणा,
तो इसको आप लोग कैसे कीजिएगा? तो सबसे पहला ऑप्शन हम लोग देख लें कि भारत एक संघीय राज्य है। भारत एक संघीय राज्य है, सही है। जहां राज्य सीमित स्वायत्तता रखते हैं, यानी कि राज्यों पर नियंत्रित किया गया है। राज्य का अर्थ केवल प्रशासनिक इकाइयों से है। ये बिल्कुल गलत है। राज्य केवल प्रशासनिक इकाइयां ही हैं क्या? राज्य का उद्देश्य ये नहीं है न्याय देना? क्या राज्य का उद्देश्य ये नहीं है? राज्य का मतलब यहाँ पे है केंद्र। आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे जो राज्य बताया गया है वो ये वाला राज्य नहीं है, उसको प्रांत बोला जाता है संविधान के अकॉर्डिंग, लेकिन उसको राज्य बोल दिया गया, भाई को खुश करना है तो क्या कहें, उसको राज्य बोल दिया गया है। संविधान बनाने वाले तेज थे। अब यहाँ पे जो बोला जा रहा है क्या चीज, राज्य के बारे में, तो यहाँ पे जो राज्य है उसको केंद्र बोलना है। क्या चीज? केंद्र। केंद्र जान के ही करेंगे। अब यहाँ पे बताया गया है दूसरा नंबर स्टेटमेंट में, अब प्रशासनिक इकाई, अब राज्य के पास केवल प्रशासनिक इकाई थोड़ी होती है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये तीनों अंग होते हैं। ठीक। भारत एक संपूर्ण संघ है। ठीक। जहां राज्य केवल आंतरिक प्रशासनिक विभाजन है, लेकिन उनका समग्रता में कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। अब यहाँ पे समग्रता में कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, इसका मतलब क्या चीज है? यानी कि जो राज्य हम लोग का है उस पर भी नियंत्रण है। नियंत्रण किसके द्वारा है? तो संविधान के द्वारा है। भारत एक संघीय गणराज्य, गणराज्य तो है ही नहीं, संघीय गणराज्य, गणराज्य है लेकिन संघीय गणराज्य नहीं है। यहाँ पे इसी तरह स्टेटमेंट गलत करके दे देगा, जहाँ प्रत्येक राज्य स्वायत्त निर्णय प्रक्रिया, यहाँ पे प्रत्येक राज्य स्वयं निर्णय थोड़ी ले सकते हैं। भारत एक केंद्रीकृत राज्य है। केंद्रीकृत राज्य है जहाँ राज्य केवल प्रतीकात्मक इकाइयां हैं। क्या यहाँ राज्य की प्रतीकात्मक इकाइयां हैं? नहीं है। तो हम लोग का ऑप्शन बी सही है। अब बी का स्पष्टीकरण हम लोग देख लें तो अनुच्छेद 1 में ही बताया गया है आपको, यहाँ पे देख लीजिएगा। अनुच्छेद 1 में ही, अनुच्छेद 1 में आप लोग देख सकते हैं कि वाह, सॉरी ये क्या हुआ, 1 मिनट। लगता है पीडीएफ डाउन हो गया यार, कैसे किया जाए इसको? हाँ, यहाँ पे 4 का हम लोग स्पष्टीकरण देख रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग स्पष्टीकरण के रूप में देख लिया जाए 4 का, कि अनुच्छेद 1 में भारत को संघ के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका तात्पर्य है भारत के राज्य अपने आप में स्वतंत्र नहीं बल्कि एक समग्र राष्ट्र के अभिन्न अंग है। ठीक। जहां राज्य का अर्थ प्रशासनिक विभाजन से है, जिसके पास संविधान द्वारा निर्धारित सीमित शक्तियां हैं। राज्य जो है उसके पास, अभी मैंने बताया था आपको कि संविधान द्वारा निर्धारित किया जाता है, यानी कि संविधान बताएगी कि इनके पास क्या क्या शक्तियां हैं, क्या क्या नहीं होनी चाहिए। बढ़ना, अगर सीमित अगर शक्तियां ना हो तो वो तानाशाह हो जाता है, सरकार जो होती है तानाशाह हो जाती है। जैसे मैं आप लोग को एग्जाम्पल में देखना हो तो इंदिरा गांधी का आप लोग शासन काल देख सकती हैं, बहुत सारे टकराव हुए थे उस टाइम पे भी। तो वहीं पे मूल जो कर्तव्य हैं, मूल अधिकार जो हैं उसको केशवानंद भारतीय केस में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बताया था। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लिया जाए। 5 नंबर क्वेश्चन, सी ऑप्शन, डी किधर गया? अच्छा डी इधर है, चलिए ठीक है। 5 नंबर हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लें कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है कि संविधान के अनुच्छेदों में वर्णित राज्य की परिभाषा अधिनियम प्रावधानों के किस प्रकार से भिन्न है? यानी कि जो संविधान के अनुच्छेदों में जो राज्य की परिभाषा है, अच्छा एक बात यहाँ पे, अनुच्छेद जो है वो पहले से लिखा गया है। जो संविधान इसमें जो है वो अधिनियम संशोधित करके लाया जा सकता है। अधिनियम कौन बनाता है? आप लोग जितना भी एक्ट सुनिएगा, जितना भी अधिनियम,
वो संसद द्वारा बनाया जाता है, और जो अनुच्छेद है उसका ऑलरेडी वर्णन संविधान में है। तो आप लोग दो यहाँ से टॉपिक जो अब क्या बोलते हैं उसको, मेंस का जो क्वेश्चन होगा और पीटी का क्वेश्चन होगा, दोनों में डिफरेंस ये होगा कि अगर अधिनियम पूछता है तो वो सांसद द्वारा बनाया जाता है, यानी कि लोकसभा राज्यसभा के जो सदन होते हैं, जैसे आप लोग मोटर व्हीकल अधिनियम सुने होइएगा, ठीक, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जितना भी नीति या अधिनियम है वो कौन बनाते हैं, वो सांसद लोग बनाते हैं। और जो अनुच्छेद है वो ऑलरेडी वर्णित है, अनुच्छेद में भी बदलाव किए जा सकते हैं, तो किस प्रक्रिया द्वारा, तो संशोधन की प्रक्रिया द्वारा, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि संविधान में राज्य की परिभाषा अधिक व्यापक होती है, जबकि अधिनियम प्रावधान केवल प्रशासनिक सीमाओं तक सीमित है। ध्यान से इस स्टेटमेंट को पढ़िएगा, संविधान में राज्य की परिभाषा अधिक व्यापक है, अधिक व्यापक है, जबकि अधिनियम प्रावधान केवल प्रशासनिक सीमाओं तक सीमित है। जो अभी मैंने आपको बताया वही है। इसका आंसर क्या चीज होगा, ए होगा। बी को पढ़ लिया जाए। आप लोग यूपीएससी क्वेश्चन में ये चीज जरूर कोशिश कीजिएगा कि चारों ऑप्शन को पढ़ना है, भले आपको लग जाए कि हाँ ए सही है, मेरा बी सही है या डी सही है, लेकिन आपको चारों ऑप्शन को पढ़ना है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन को हम लोग देख ले, तो अधिनियम प्रावधान में राज्यों की परिभाषा अधिक सार्वभौमिक होती है, जबकि संविधान में केवल सांस्कृतिक पहचान आधारित होती है। क्या सांस्कृतिक पहचान आधारित होती है? हमारा संविधान सांस्कृतिक पहचान पर आधारित है? बिल्कुल गलत है स्टेटमेंट। तीसरा नंबर हम लोग देख लिया जाए, दोनों में समान होती है, परंतु संविधान में इसे दार्शनिक दृष्टिकोण है, नहीं है दार्शनिक दृष्टिकोण। लास्ट ऑप्शन देख लिया जाए, डी नंबर। डी नंबर में आप लोग का यहाँ पे संविधान में केवल राज्य की सीमाओं को निर्धारित करता है, जबकि अधिनियम प्रावधानों में राज्य की संरचना पर ध्यान दिया जाता है। ये भी स्टेटमेंट गलत है, तो इसे भी हम काट देंगे, ठीक। ऑप्शन मेरा कौन सा सही है, ये सही है। अब एक स्पष्टीकरण हम लोग देख लिया जाए, तो एक स्पष्टीकरण में क्या चीज है, तो एक स्पष्टीकरण में हम लोग देख लेते हैं, संविधान में राज्य की परिभाषा न केवल प्रशासनिक सीमाओं तक, क्या चीज, प्रशासनिक सीमाओं तक, यानी कि प्रशासनिक विभाग जैसे आईएएस आईपीएस, अच्छा प्रशासन में ये भी आते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी आते हैं कार्यपालिका में। तो जितना भी कार्यपालिका का विभाग है सब प्रशासनिक विभाग है, बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक और राजनीतिक सिद्धांतों पर भी ध्यान रखते हैं, ठीक, ठीक ना। संविधान में राज्य की परिभाषा न केवल प्रशासनिक सीमाओं बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक और राजनीतिक सिद्धांतों में भी ध्यान रखते हैं। वहीं अधिनियम, जो अधिनियम एक्ट होता है, प्रधान मुख्यतः प्रशासनिक और कानूनी सीमाओं तक होती है। जो अधिनियम होता है वो कहाँ तक, मुख्यतः प्रशासनिक और कानूनी सीमाओं तक संबंधित होती हैं, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, अच्छा ये युग्म वाला क्वेश्चन है, इसको आप लोग बताइए जरा। तो 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाया जाए। तो यहाँ पे युग्म मिलाना है, ठीक। यहाँ पे आप लोग युग्म मिला के चेक कीजिए, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा संविधान के प्रावधानों एवं अधिनियम प्रावधानों के दृष्टिकोण से राज्य की परिभाषा एवं उद्देश्य के बीच स्पष्ट अंतर दर्शाता है। तो पहला है हम लोग में, संविधान में राज्य को संघ का हिस्सा माना जाता है, माना गया है। अब यहाँ पे क्या चीज, दूसरा युग में हम लोग देख ले, एक नंबर में यहाँ पे हम लोग देख ले, यहाँ पे पहला युग में क्या चीज है, संविधान में राज्यों को संघ का हिस्सा माना गया है, ठीक। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, संविधान राज्य की परिभाषा केवल भौगोलिक सीमाओं तक सीमित रहता है। संविधान में राज्य की परिभाषा केवल भौगोलिक सीमाओं तक सीमित रहता है। ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। क्यों सही है, क्योंकि यहाँ पे युग्म में जो बताया गया है ना, सीमाओं एवं कार्य प्रणाली से संबंधित बताया गया है, जो यह सत्य है, ठीक। अब आइए दूसरा पढ़ते हैं। युग्म एक सही है, अधिनियम प्रावधान राज्य की सीमाओं और कार्य प्रणाली को परिभाषित करता है।
अधिनियम प्रधान। अधिनियम प्रधान राज्य की सामाजिक राजनीतिक सिद्धांतों में समाहित करते हैं। बिल्कुल ये स्टेटमेंट गलत है, इसको काट देंगे। सेकेंड वाला ये दोनों जो है वो गलत है। ठीक, अब आइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन केवल एक सही होगा। इसी प्रकार भी आप लोग भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है इसमें। अगर आप छोड़ते हैं तो क्वेश्चन हो सकता है अगला ऑप्शन सही हो जाए, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक, और क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना है। इसका स्पष्टीकरण भी नॉर्मल ही है, वही है। अब यहाँ पे आ जाइए। अब 7 नंबर हम लोग प्रश्न देख लें। 7 नंबर प्रश्न को आराम से पढ़िएगा आप सभी कोई। तो 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लिया जाए। तो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही ढंग से या स्पष्ट करता है कि मूल संविधान के पाठ के बाद में किए गए संविधान संशोधनों में क्या अंतर है। ठीक, तो पहला ऑप्शन जो है हम लोग का, मूल संविधान केवल अस्थायी दस्तावेज है। मूल संविधान जो है केवल अस्थायी दस्तावेज है, जबकि संविधान संशोधन केवल प्रशासनिक परिवर्तन को दर्शाते हैं। क्या आप लोग को सही लगता है कि मूल संविधान केवल केवल क्या चीज है, अस्थायी दस्तावेज हैं, जबकि संविधान संशोधन केवल प्रशासनिक परिवर्तनों को दर्शाता है? बिल्कुल गलत है। अगर प्रशासनिक दस्तावेज को केवल दर्शाते संविधान के मूल, तो कहाँ से हो पाते? तब तो न्यायपालिका भी नहीं रहती, कार्यपालिका और विधायिका भी नहीं रहती। तो मूल यहाँ पे देखिए, मूल संविधान में स्थापक विचारधारा एवं सिद्धांत निहित है, जबकि संविधान संशोधन बदलते ही सामाजिक राजनीतिक परिवेश के अनुरूप सुधार एवं विशिष्ट मुद्दे को शामिल करते हैं। हाँ, ये चीज सही है कि संविधान संशोधन तब होता है जब कोई विशेष मुद्दा हो, जैसे 3 तलाक बिल। मजबूरन क्या चीज, इनको हस्तक्षेप करना पड़ा मोदी जी को। क्यों? क्योंकि महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था, इसीलिए। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए इसका स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में क्या चीज है, मौलिक संविधान की संस्थापक विचार, सिद्धांत एवं मूल्य संरचना निहित है। समय के साथ समाज में उभरते नए प्रश्न, चुनौतियां और आवश्यकताओं को मद्देनजर संसद द्वारा संशोधन किए गए, जो परिवर्तित समाज राजनीतिक परिदृश्य को प्रतिबिंबित करता है। संशोधन मूल सिद्धांतों के साथ तालमेल बैठाते हुए सुधारात्मक प्रवाह को दर्शाता है, न कि केवल प्रशासनिक परिवर्तन को। समझ में आ गया आप लोग को? यानी कि ये केवल प्रशासनिक संविधान संशोधन है, वो केवल प्रशासनिक सुधार को नहीं दर्शाता है। ये समाज में हो रहे जो भी मुद्दे हैं, उभर रहे मुद्दे हैं, प्रश्न है, उसको सुलझाता है और संविधान संशोधन करके एक अधिनियम पारित कर दे देता है, ताकि यहाँ पे कोई भी तरह का समस्या ना हो कानून लागू करने में। ठीक, फिर उसके बाद सरकार नीतियां बनाती है, अलग अलग अपनी अपनी नीतियां लागू कराने के लिए। हाँ, एक और बात कि जब भी कोई भी अधिनियम लागू होता है, तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसे खारिज कर सकती है। अगर उसको लगता है सुप्रीम कोर्ट को कि ये अगर गलत है, तो वो उसे बर्खास्त कर देगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर की तरफ हम लोग चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए। 8 नंबर क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए। क्या होगा 8 नंबर का आंसर? 8 नंबर का आंसर क्या होगा? निम्नलिखित कथनों में किस कथन में भारतीय संविधान के संशोधन के संबंध में बेसिक स्ट्रक्चर डोक्ट्रिन की भूमिका डॉक्ट्रिन की भूमिका को सही रूप से व्यक्त करता है? तो पहला नंबर आप लोग जान ले कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है। यदि कोई संविधान संशोधन की मूल संरचना या मौलिक सिद्धांत में परिवर्तन लाता है, तो उसे
असंवैधानिक घोषित किया जाता है, यानी कि उसे माना नहीं जाएगा। अब जैसे मोदी जी कल को कहें कि मूल अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता को खत्म की जाती है, तो उससे सुप्रीम कोर्ट है उसे खारिज कर देगा। तो यही इसका प्रश्न के बारे में बताया गया है। तो ये देख सकते हैं आप, संसद द्वारा भी संशोधन को बिना किए सीमा को के पारित कर सकती है। संविधान के किसी भी संशोधन को मान्यता तभी मिलेगी जब वह मौलिक संरचना में कोई परिवर्तन न करे। यही इसका आंसर होगा, बी नंबर। क्योंकि मौलिक संरचना में परिवर्तन अगर होता है तो वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अनुसार। सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर देगी। अब 9 नंबर हम लोग देख लिया जाए। 52 क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग को थोड़ा जल्दी जल्दी देखना होगा। ये क्वेश्चन काफी आसान है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। ये क्या चीज है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प स्पष्ट रूप से बताता है कि संविधानवाद के अंतर्गत किस मुद्दे पर सबसे अधिक बहस हो रही है। तो संविधानवाद का मतलब क्या चीज होता है, संविधान का पूर्ण रूप से लागू होना। तो संसद की संपूर्ण सर्वोच्चता एवं संशोधन की असीमित शक्ति, क्या चीज, संशोधन की असीमित शक्ति, इस पर बहस हो रही है? नहीं, इस पर बहस नहीं हो रही है। मौलिक अधिकारों की सीमाएं और उनकी व्याख्या, हाँ। अगर किसी देश में, एक बात ध्यान रखिएगा, संविधानवाद अगर आपको समझना है तो आप सिंपल सी जान लीजिएगा, किसको, आप लोग सिंपल से जान लीजिएगा लोकतांत्रिक देश को। जो भी लोकतांत्रिक देश है वहां पे क्या चीज, मौलिक अधिकार होंगे, मौलिक अधिकार की सीमाएं होंगी और उनकी व्याख्या किया गया होगा। ठीक, तो इसके बारे में। तीसरा है, राज्य की सीमाओं का निर्धारण केवल भौतिक मानकों के आधार पर, कार्यपालिका के निर्णय में राष्ट्रपति की भूमिका। ये दोनों ऑप्शन गलत है। चलिए हम 10 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन आपका ये है, थोड़ा गला भी खराब है यार, खैर कोई नहीं। आप लोग 10 नंबर क्वेश्चन कीजिएगा। 10 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त रूप में यह स्पष्ट करता है कि संविधान का मौलिक पाठ, और यह वाद नहीं होगा, वाद होगा, वाद मतलब मौलिक पाठ यहाँ पे, और वाद, वाद मतलब केस स्टडी, वाद 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 मतलब क्या चीज, केस स्टडी। किए गए संशोधन में क्या अंतर है? ठीक, मौलिक पाठ और वाद यानी कि केस में, दोनों में क्या अंतर है? तो यहाँ पे अंतर से काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। मूल संविधान में निहित मूल संविधान में निहित सामाजिक अनुबंध समय के साथ अपरिवर्तित रहता है, जबकि संशोधन न केवल लेखन शैली में परिवर्तित लाते हैं। ठीक, आप एक चीज बताइएगा, मूल संविधान में निहित सामाजिक अनुबंध समय के साथ अपरिवर्तित रहेगा या परिवर्तित होगा? मान लीजिए आज समाज में कोई नया विचारधारा उत्पन्न हो रहा है और वो समाज के लिए हानिकारक है, तो उसे दमन करना जरूरी है कि नहीं है? तो उसके लिए परिवर्तन तो करना होगा। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा स्टेटमेंट देख लिया जाए, संविधान के मूल सिद्धांत ऐसे हैं जो एक अस्थायी आधार प्रदान करते हैं, जबकि संविधान संशोधन वर्तमान सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार नई नीतिगत दिशाएं निर्धारित करती है। ठीक, अगर कोई भी सुधार, आर्थिक सामाजिक आवश्यकता है, तो नया नीति का निर्माण कर सकते हैं और उसे लागू कर सकते हैं। ठीक, ये कौन करेगा? तो संसद द्वारा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट करेगी नहीं, लेकिन निर्देश किसको देगी? मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री या संसद को देगी निर्देश कि नहीं भाई ये कानून आप लाओ, ये कानून समाज के लिए भी जरूरी है। तो ये चीज है, तो यहाँ पे ये भी कर सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट, सॉरी, संशोधन केवल नई त्रुटियों को सुधारते हैं और मौलिक सिद्धांतों में कोई परिवर्तन नहीं करते। यह स्टेटमेंट आपका गलत है। डी नंबर देख लिया जाए, संविधान की
संशोधन केवल विधायी प्रक्रिया के आधार पर ही संभव होते हैं, जबकि मौलिक पाठ न्यायपालिका द्वारा निर्धारित होते हैं। ठीक, संविधान के संशोधन केवल विधायी प्रक्रिया के आधार पर ही संभव है। क्या संविधान में संशोधन केवल विधायी प्रक्रिया के आधार पर ही संभव है, जबकि मौलिक पाठ न्यायपालिका द्वारा निर्धारित होता है? ये बात कहाँ तक आप लोग को यहीं पे उलझा सकता है, ये भी आप लोग को लग रहा होगा सही है, लेकिन यहाँ पे संविधान संशोधन, ये देखिए कितना अच्छा वर्ड दिया है, केवल। केवल अगर नहीं दिया रहता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, लेकिन विधायी प्रक्रिया द्वारा आधार पर संभव है, लेकिन केवल नहीं हो सकता है। यहाँ पे केवल गलत है, यहाँ पे न्यायालय भी करवा सकती है संविधान संशोधन प्रक्रिया, इसलिए स्टेटमेंट को सही ढंग से पढ़ना, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये कितना है? युग्म आधारित प्रश्न है। ठीक, 11 नंबर, आप लोग इसको खुद से कीजिए, युग्म आधारित प्रश्न। तो 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है कि मौलिक संविधान में लोकतांत्रिक मूल्यों, न्याय, समानता एवं बंधुत्व के आदर्श पर समाहित हैं। दूसरा नंबर, मौलिक संविधान केवल नागरिकों के अधिकारों का संग्रह करती है। ये दोनों सही है, ये फर्स्ट वाला दोनों सही है। सेकेंड वाला, संशोधन उन विशिष्ट परिस्थितियों को संबोधित करते हैं जो समय के साथ उभरती सामाजिक आर्थिक नीतियों का समाधान प्रदान करते हैं। ठीक, संशोधन केवल तकनीकी त्रुटि है। यहाँ तकनीकी कहाँ से आ गया भाई, ये तो सीधे गलत है। तो ये वाला स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, यहाँ पे केवल कौन सा ऑप्शन सही होगा? केवल ए ऑप्शन सही करेक्ट है आपका, केवल युग्म एक। ठीक, आगे की तरफ हम बढ़ जाएं। 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर, ये कथन आधारित प्रश्न है। ठीक, कथन आधारित प्रश्न को कैसे सॉल्व कीजिएगा? ये क्वेश्चन आप लोग जितना भी युग्म आधारित, कथन आधारित, मिलान आधारित क्वेश्चन है, इसको आराम से किया कीजिएगा। जैसे यहाँ पे पढ़िए, संविधान, भारतीय संविधान का मूल पाठ संस्थापक विचारों और सिद्धांतों पर आधारित है। क्या आप लोग को लगता है कि जो मूल संविधान के संस्थापक विचार हैं, वहां पे संशोधन में अक्सर बदलाव होते रहते हैं और सामाजिक परिवेश के अनुरूप नई नीतियां और दिशाएं शामिल होती हैं? ये सही है, बिल्कुल सही है, कथन एक। दूसरा देख लिया जाए, बाद में दिए गए संशोधन केवल तकनीकी त्रुटियां का सुधार करते हैं। ये तो स्टेटमेंट गलत है, केवल कथन एक सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाएं। 13 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे ये तो आपका ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में क्या चीज, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा द्वारा गठित महत्वपूर्ण समितियों में निर्णायक भूमिका किसने निभाई, जिसे संविधान का प्रारूप तैयार किया? कौन होगा? ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी वही ना? ये तो फैक्ट वाला क्वेश्चन है, इसको आप लोग आराम से कीजिएगा। क्या चीज? बी नंबर ऑप्शन है, ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाएं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आप लोग ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में जान लीजिए। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक, ने संविधान को मसौदा तैयार किया। इस समिति में विभिन्न विचारों, जैसे क्षेत्रीय, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टिकोण को समाहित करते हुए संविधान के मौलिक ढांचे को रूपांतरित किया। यही प्रारूप है जिसके कारण हमारी स्वतंत्रता आज मिली हुई है। समानता की भावना है, शोषण के विरुद्ध अधिकार हम लोग को मिला हुआ है। ठीक, यही जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, इसमें विशेषकर सामाजिक, राजनीतिक, क्षेत्रीय और बहुत सारे जो भी, जैसे अब जो भीमराव अम्बेडकर थे, वो काफी प्रताड़ना सहने के बाद वहां तक पहुंचे थे। तो उसके बाद उनको लगा नहीं, ये फ्यूचर में भी ये चीज हो सकता है किसी भी कम्युनिटी के साथ, तो इसीलिए ड्राफ्टिंग कमेटी में कुछ ऐसा किया गया जो हमारे समाज में
आज आप लोग मौलिक ढांचे के रूप में देख रहे हैं, यानी कि मौलिक कर्तव्यों को आप देख रहे हैं, मौलिक अधिकार को आप लोग देख रहे हैं। मौलिक कर्तव्य नहीं होगा, मौलिक अधिकार के बारे में यहाँ पे विशेषकर चर्चा की गई है। ठीक, अब यहाँ पे सत्य असत्य आधारित। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान संविधान सभा के प्रारंभ दस्तावेज में किया गया है। बताइए सत्य है या असत्य है? क्या चीज होगा? जो भारतीय संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान संविधान सभा के प्राथमिक दस्तावेज में किया गया है या नहीं किया गया है? तो ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। अब किस दस्तावेज में किया गया है ये भी आप लोग बता दीजिए। तो मौलिक कर्तव्यों को, जो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है वो 42वें संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1976 में जोड़ा गया था। ठीक, इसलिए ये असत्य है, प्रारंभिक दस्तावेज में नहीं है। अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देख लें। 15 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग आ जाइए। अब यहाँ पे मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। तो यहाँ पे मिलान करना है। सबसे पहले ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी तो अभी आप लोगों ने पढ़ा, क्या चीज? संविधान का प्रारूप तैयार करने में, एक का बी। ठीक, अब बच गया दो। दो आप लोग एक जैसे पढ़ लिया, हमको संविधान का प्रारूप तैयार करने में किसका लगा? एक का बी। अब यहाँ पे फाइनल जो कमेटी थी, क्या चीज? फाइनल कमेटी, वो संविधान प्रारूप के अंतिम समीक्षा करना था उनको, कि हाँ संविधान में क्या क्या त्रुटियां हैं, क्या क्या नहीं है। तो दो का क्या चीज हो जाएगा? दो का ए। और फिर तीन का क्या हो जाएगा? जर्मन मिशन समिति, क्षेत्रीय विभाजन और संतुलन पर सलाह देना, सी। जो बच गया वो सी। अब देख लिया जाए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे दो का बी, सॉरी एक का बी, दो का ए और तीन का सी। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन ए सही है। क्या है? ऑप्शन ए सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये कथन और कारण आधारित क्वेश्चन है। ठीक, कथन और कारण आधारित क्वेश्चन है। तो पहला नंबर हम लोग देख लिया जाए कि भारतीय संविधान में समाजवाद का उल्लेख 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। क्या चीज? यहाँ से भारतीय संविधान में समाजवाद का उल्लेख किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। कारण क्या चीज था उसका? प्रारंभिक संविधान में समाजवाद के सिद्धांत स्पष्ट रूप से प्रतिपादित नहीं थे। क्या चीज थे? प्रतिपादित नहीं थे। तो क्या लगता है आपको, दोनों कथन और कारण सत्य है? कारण कथन का स्पष्टीकरण कर रहा है, बिल्कुल सही है ये प्रथम स्टेटमेंट। क्योंकि वहां पे जो संविधान में था ना, उस टाइम पे समाजवाद का जो स्पष्टीकरण था वो नहीं था। ये तीनों ऑप्शन आपका रॉन्ग है। यहाँ पे हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग पढ़ भी लीजिए। 42वें संविधान संशोधन 1976 के दौरान समाजवाद का स्पष्ट उल्लेख जोड़ा गया। प्रारंभिक दस्तावेज में समाज का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं था, अतः दोनों कथन सत्य हैं। कारण कथन के पीछे ऐतिहासिक परिवर्तन दर्शाते हैं। ठीक, इतना बात आप लोग को क्लियर हुआ। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, भारतीय संविधान का निर्माण प्रारंभिक चरण में कब शुरू हुआ था? ये लोग आप लोग आंसर दे सकते हैं। तो ये तो सबको ही को पता, 1946 में शुरू हुआ था। ठीक, इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें संविधान निर्माण की प्रक्रिया की नींव रखी गई थी। 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो 18 नंबर, भारतीय संविधान में भारत को संघ के रूप में परिभाषित किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये तो सबको पता है, अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि भारत संघ राज्यों का संघ है। ठीक,
अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत एक संघ के रूप में वर्णित किया गया है जो संघीय ढांचे को बुनियादी अवधारणा दर्शाता है। 19 नंबर आपका क्वेश्चन देख लिया जाए। भारतीय संविधान की निम्न विशेषता की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ब्रिटिश संविधान में स्पष्ट रूप से प्रतिपादन नहीं है? तो जो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता अगर ब्रिटिश जो संविधान है उसे किया जाए तो क्या चीज ऐसा है जो उसमें नहीं है? तो नागरिकों के कर्तव्य के बारे में वहां पे नहीं बताया गया है। देखो भाई, जो नागरिक का कर्तव्य है वो एक्चुअल में रशिया को, यानी कि जो मौलिक कर्तव्य है वो कहाँ पे बताया गया है? रसिया में बताया गया है। और यूएसएसआर के संविधान से ही मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। यहाँ तक आप लोग को क्लियर हुआ? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या चीज होगा? 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर एक उम्मीदवार का तर्क है, ये समझने वाला क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। एक उम्मीदवार का तर्क है कि भारतीय संविधान का निर्माण विभिन्न सामाजिक, क्षेत्रीय और राजनीतिक पृष्ठभूमि विचारों का समुच्चय था। निम्न में से कौन सा उदाहरण इस दावे का सबसे अच्छा समर्थन करता है? तो सबसे पहला आपका जो ऑप्शन है ए नंबर, भारतीय संविधान केवल राष्ट्रीय नेताओं का समावेश था, बिल्कुल गलत है। भारतीय संविधान में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम भारत के विभिन्न क्षेत्रीय प्रतिनिधि शामिल थे, बिल्कुल सही है। यही ऑप्शन बी ही लग रहा है सही है। संविधान के मसौदे पर केवल एक ही समिति ने विचार विमर्श किया था, बिल्कुल गलत है। संविधान में विदेशी विशेषज्ञों का योगदान अप्रत्यक्ष रूप से रहा है, बिल्कुल गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। ये तो माइंड वाला क्वेश्चन था। बी। अब 21 का हम लोग देख लिया जाए। 21 का 21 में क्या चीज कहा है? 21 में कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी समिति संविधान के मसौदे को ये तो आपको अभी बताया मैंने, कौन सा था? ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक। अब 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चला जाए। कितना नंबर? 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। इसके बाद मजेदार क्वेश्चन आने वाले हैं 22 के बाद, अच्छा सॉरी 26 के बाद, मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन उसमें ज्यादा रहेंगे। एक उम्मीदवार तर्क है कि भारतीय संविधान निर्माण विभिन्न सामाजिक, क्षेत्रीय, राजनीतिक पृष्ठभूमियों का विचार का समुदाय है। ठीक। निम्न में से कौन सा उदाहरण दावे करता है? ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने भल किया था, ये बी इसका आंसर होगा। ये लगता है दोबारा टाइप हो गया, कोई नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस केस स्टडी में यह देखा गया कि आधुनिक राजनीतिक प्रवृत्तियों के चलते कुछ राज्यों में क्षेत्रीय स्वायत्तता पर जोर बढ़ा है? निम्न में से कौन सा प्रावधान या संशोधन इस परिवर्तन के प्रति संविधान के लिए नए जवाब का सर्वोत्तम उदाहरण है? कौन सा इसका आंसर सही होगा? तो अनुच्छेद 1 में वर्णित संघीय ढांचा, क्या आप लोग को लगता है अनुच्छेद 1 में वर्णित संघीय ढांचा? ठीक। 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाज का समावेश, ये भी नहीं होगा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा प्रादेशिक स्वायत्तता को बढ़ावा देने हेतु सुधार, ये होगा। जो 44वां संविधान संशोधन था उसमें बताया गया, क्या बताया गया? ये ऑप्शन सही होगा, सी नंबर। इसमें बताया गया कि 44वें संविधान संशोधन और अन्य प्रासंगिक सुधारों ने प्रादेशिक स्वायत्तता तथा राज्य सरकारों की शक्तियों में संतुलन, यहाँ पे ये राज्य सरकार, योगी जी वाली राज्य सरकार और नीतीश कुमार वाली राज्य सरकार की बात चल रही है, की शक्तियों में संतुलन के उपायों को मजबूती प्रदान की है। यह आधुनिक राजनीतिक प्रवृत्तियों के अनुरूप संविधान में किए गए परिवर्तन का उत्कृष्ट उदाहरण है जो क्षेत्रीय स्वायत्तता को बढ़ावा देता है। ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 24 नंबर, ये तो आप लोग को पता ही होगा।
संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, अभी मैंने बता दिया था 9 दिसंबर। ये क्वेश्चन पिछले वर्ष में बार बार पूछा जा रहा है, इसीलिए मतलब बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब ये कथन और कारण आधारित प्रश्न, ठीक, आप लोग को डायरेक्ट बताना है बिना ऑप्शन के, यहाँ पे क्या हो सकता है इसका आंसर। तो 25 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे कि भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया में फ्लेक्सिबिलिटी और रिगिडिटी दोनों का समावेश है। क्या चीज, यहाँ पे दो शब्द आपको ध्यान में आएगा, फ्लेक्सिबिलिटी और यहाँ पे रिगिडिटी, यानी कि रिजिड से है, यानी कि कठोर से है, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीला, ये दोनों का समावेश है, ये तो सही है कथन। अब कारण हम लोग देख लें। कारण, संविधान में संशोधन के लिए केवल साधारण बहुमत पर्याप्त है। साधारण भाई बहुमत प्राप्त नहीं होना चाहिए, विशेष बहुमत प्राप्त होना चाहिए संविधान संशोधन में। अगर साधारण बहुमत प्राप्त है तो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, केवल कथन सही है और कारण असत्य है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी इसका जो है वो सही है, केवल कथन सही है, कारण असत्य है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 26 नंबर। 26 नंबर आप लोग इसका आंसर दीजिए। निम्न में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के अन्य आधुनिक देशों के संविधान में विशिष्ट रूप से अलग बनता है? मौलिक अधिकारों का समावेश, ठीक, मौलिक अधिकारों का समावेश, संसदीय शासन प्रणाली, संशोधन प्रक्रिया में समावेश, फ्लेक्सिबिलिटी एवं रिगिडिटी का मिश्रण। यही है जो अभी आप लोगों ने पढ़ा है, फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन और कठोर। भारतीय संविधान कुछ मामलों में लचीला भी है और कुछ मामलों में कठोर भी है। अब मान लीजिए जैसे कोई बड़ा मुद्दा है, जैसे जम्मू कश्मीर का मुद्दा, तो उसमें संविधान मतलब बनाने के लिए क्या करना होगा? नीति निर्देशक जो तत्व हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लागू करने के लिए, या जो भी है केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए, तो उसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया विशेष बहुमत से होनी चाहिए। परंतु नॉर्मल अगर कोई कानून बनाना है, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो वो सरकार साधारण तरीके से अपना बना सकती है। इसीलिए भारतीय संविधान को कोई भी संशोधन प्रक्रिया है उसमें समावेशित फ्लेक्सिबिलिटी एवं रिगिडिटी का मिश्रण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाएगा। कथन एवं कारण आ गया, यहाँ से एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सब आने वाला है 27 नंबर क्वेश्चन से। तो यहाँ पे हम लोग देख ले 27 नंबर कथन 1, भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था परंतु इसमें एकात्मक तत्व भी समाहित है। ठीक, संविधान में आपातकाल के दौरान केंद्र को राज्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होता है। क्या यह सही है, आप लोग को लगता है? दोनों सत्य है, परंतु जो आर की व्याख्या ये नहीं करता है, ये दोनों एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, ये दोनों अपने अपने जगह पर सही हैं। भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था है, इसमें कोई ऐतराज नहीं है, संविधान में बताया गया है। यह एकात्मक तत्व भी समाहित है, ठीक, परंतु संविधान में आपातकाल के दौरान केंद्र द्वारा राज्यों पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया जाता है। पूर्ण नियंत्रण का मतलब वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाती है, जो अभी मणिपुर में हाल फिलहाल में देखने को मिला है। और आपातकाल लागू हो जाने पर वहां पे गवर्नर जनरल का शासन चालू हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग तरफ बढ़े। 28 नंबर क्वेश्चन, मिलान करना है। यहाँ पे आप लोग खुद से मिलान कीजिए, यहाँ पे ऑप्शन भी दे दें, चलिए आप लोग को ऑप्शन भी दे दिए। तो ऑप्शन में आप लोग खुद से मिलान कीजिए, मिलान करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑप्शन में, तो संघ समिति, संघ समिति। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे आप दिमाग भी लगा सकते हैं, जैसे पंडित जवाहरलाल जो नेहरू थे,
वो संघ समिति के अध्यक्ष थे, तो वो चाहेंगे कि सारा जो शक्ति पावर है वो किसके पास हो, संघ समिति। तो इस तरीका से संघ मतलब केंद्र, ठीक। तो एक का आपका बी हो गया, तो एक का बी सब में है, क्या चीज है, सब में है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये ससुरा सारा क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया यार। यहाँ पे चारों ऑप्शन एक ही जैसा है यार, एक ही होगा। चलो कोई नहीं, इसका आप लोग वो पढ़ लो, 1 मिनट। संघ समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर, राज्य समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत से संबंधित है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी में रीट जारी किया जाता है, इतना हिंट्स दे दिए हैं। आप लोग इसका आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका आंसर 29 का। नहीं, रीट तो अनुच्छेद 32 में जारी किया जाता है। क्या होगा यार, अनुच्छेद 368 जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, ठीक। इसी में भारतीय जो केशवानंद का जो मामला था 1973 में, वो सुप्रीम कोर्ट में गया और सर्वोच्च न्यायालय ने बोला था कि मूल ढांचे में कोई बदलाव नहीं हो सकता है। ये जो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएं। 30 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो निम्नलिखित कथन पर विचार करना स्टेटमेंट आधारित क्वेश्चन है, इसमें हम लोग देख लें कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, क्या सही आपको लगता है। संविधान सभा के जो सदस्य हैं, जो संविधान सभा के सदस्य हैं, वो प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने गए थे। बताइए, कमेंट में इसका आंसर बताइए आप लोग। नहीं चुने गए थे, वहां पे कोको लोग आया था। हाँ, तो वहां पे देसी रियासतें आई थी, रजा के जो राजा थे उनके कुछ लोग आए थे और भी थे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के एकमात्र, केवल बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 30, अब 31 नंबर, ये तो आपको पता ही होगा, ये किससे संबंधित है 31 नंबर क्वेश्चन। अभी तो इस पर बवाल भी हुआ था, ईडब्ल्यूएस यूपीएससी बवाल मतलब नहीं हुआ था, मतलब मेरा कहने का मतलब है काफी रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस पे। तो 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 का क्या उद्देश्य है। नागरिकों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देना, ग्रामीण अस्थायी निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देना, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य दर्जा समाप्त करना। क्या ऑप्शन होगा बी, तो सभी किसी को पता है 103वां संविधान संशोधन। आइए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो 103वां संविधान संशोधन में क्या कहा गया है। 103वां संविधान संशोधन, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण दिया जाएगा। यह अनुच्छेद 15 और 16 में नई खंड में जोड़ के किया गया है। पूछ देगा कि संविधान 103वें में के आर्थिक 103वें संविधान संशोधन के अनुसार निम्न संवैधानिक प्रावधान है। अनुच्छेद 15 में जो लिखा होगा वो डाल देगा, अनुच्छेद 16 में जो होगा वो डाल देगा। अब कथन आधारित दे देगा स्टेटमेंट। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। 32 नंबर, राज्य 10 के अनुसार कानून बनाया गया जो केंद्र के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के विपरीत है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लागू होगा। कौन सा अनुच्छेद लागू होगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए फिर से। स्थिति राज्य एक्स ने, यानी कि राज्य 10 ने क्या चीज बनाया, कानून बनाया जो केंद्र सरकार के पर्यावरण संरक्षण विपरीत है। मान लो कोई राज्य का नाम, यहाँ पे एक्स का मतलब कोई राज्य का नाम है, जो कोई कानून बनाता है जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के विपरीत है। इस संदर्भ में कौन सा अनुच्छेद लागू होगा। तो अनुच्छेद ए 254 के तहत। तो अनुच्छेद 254 क्या बोलता है,
अनुच्छेद 254 क्या बोलता है? तो अनुच्छेद 254 बोलता है, यदि किसी राज्य को कानून केंद्रीय कानून से टकराता है तो केंद्रीय कानून प्रभावी होगा। यानी कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कोई कानून आपस में टकरा जाए, ममता बनर्जी और मोदी जी का कोई कानून आपस में टकरा जाए, तो कौन सा कानून? अभी आप लोग ऐसा भी देख सकते होइएगा कि अभी नेशनल एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है, यानी कि जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री है, वो केरल को फंड रोक दिया है एजुकेशन पे, लगभग 500 करोड़ के आसपास का है। तो फंड क्यों रोक दिया? क्योंकि टकराव हो गया है। भारत सरकार बोलती है कि आपको नया शिक्षा नीति पूर्णतः लागू करना होगा और हिंदी भाषा को क्या करना होगा? सॉरी, ये तमिलनाडु में है, यानी कि उधर ही है, दक्षिण भारत साइड। तो ये मुद्दा भी आया हुआ है, और हाँ, इस पर मेंस का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। एक और था मुद्दा, क्या बोलते हैं, परिसीमन आयोग का। ये भी एक मुद्दा है, इसको करंट के टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 33 नंबर, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण वीमर संविधान जर्मनी से लिया गया है? कौन सा होगा? ये तो फैक्चुअल है, बताइए आप लोग। तो इसका बी, आपातकाल का प्रावधान जो है वो कहाँ से लिया गया था? जर्मनी से लिया गया था। क्या चीज? आपातकाल का प्रावधान जो है वो जर्मनी से लिया गया था। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। भारतीय संविधान और ब्रिटेन संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर सही है? भारत में लिखित संविधान है जबकि ब्रिटेन में अलिखित। ठीक, बिल्कुल सही है। भारत में संसदीय संप्रभुता है, बिल्कुल गलत है, जबकि ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन है। भारत में भी भाई न्यायिक पुनरावलोकन है। ये अब बी ऑप्शन गलत है आपका। जो बी ऑप्शन है वो क्या है? वो आपका गलत है। एक नंबर सही है। तो भारत में राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति है, बिल्कुल गलत है। उपयुक्त, ये भी गलत है। ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कितना? 35 नंबर। 35 नंबर गायब हो गया क्या? अरे एक क्वेश्चन गायब है। निम्नलिखित में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन, अभी हम लोग चर्चा किए थे। और एक मिनट, 42वें संविधान संशोधन में भाग 42वें संविधान संशोधन के भाग 4 के ए में अनुच्छेद 51 के ए के तहत 11 मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। ठीक, ध्यान से पढ़ लीजिए, इससे क्वेश्चन दे सकता है। 42वें संविधान संशोधन के भाग 4 के ए के 51 के ए में 11 मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। 86वें संविधान संशोधन 2006 में शिक्षा के अधिकार को मूल कर्तव्य में शामिल किया गया। सबसे अंतिम जो मूल कर्तव्य है वो 2002 में शिक्षा के अधिकार में मूल कर्तव्य शामिल किया गया, जो 86वां संविधान संशोधन था। अब ये इसको सम्मिलित कीजिए आप लोग। सारा ऑप्शन ही गलत कर दिया है, इसको तो पता ही चल गया। पहला नंबर, न्यायिक पूर्वावलोकन कहाँ से? न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से। संघीय व्यवस्था कहाँ से? कनाडा से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। राजनीति निर्देशक तो आयरलैंड से लिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। 38 नंबर, कारण और कथन आधारित प्रश्न। तो कथन और कारण आधारित प्रश्न को हम देखते हैं। तो कथन एवं कारण आधारित प्रश्न। कथन एक, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के परामर्श से कार्य करता है। ठीक, तो इसका आप लोग आंसर दीजिए, क्या होगा 38 नंबर क्वेश्चन का? क्या होगा आंसर? पहला नंबर, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया, बिल्कुल सही बात है। क्या चीज है? सही है। और दूसरा नंबर, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श पर कार्य करता है, बिल्कुल सही है। ये भी सही है। क्या दोनों कथन तो सत्य हैं और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या भी करते हैं, तो इसीलिए दोनों ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। कथन आधारित में आपको पढ़ के ही पता चल जाएगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है।
इसमें भी वही है सेम एक का भी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में कि अनुच्छेद जो मतलब 21 है वो किस पर है? जीवन का अधिकार पे है। अनुच्छेद जो 32 है वो संवैधानिक उपचार का अधिकार है। अनुच्छेद जो 19 है वो स्वतंत्रता का अधिकार है। और अनुच्छेद 21 का ए जो है वो किसका है? शिक्षा का अधिकार है। ठीक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजनीति निर्देशक तत्व शामिल है? किस अनुच्छेद में नहीं होगा? किस भाग में होगा? किस भाग में है? बी। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। कौन सा? बी में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किए गए डीपीएसपी। ठीक। अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। जहाँ भाग 4 के ए में 51वें संविधान अनुच्छेद 51 के ए में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। ठीक। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 104वें संविधान संशोधन 2020 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बताइए, ये तो आपको पता ही होगा। क्या होगा 104वें संविधान संशोधन? तो जो 104वां संविधान संशोधन था वो लोकसभा राज्य विधानसभा में एंग्लो जो समुदाय थे ना उनको आरक्षण को समाप्त कर दिए मोदी जी। कहें कि भाई एक बात बताओ, इतना साल हो गया देश को आजाद हुए, एंग्लो इंडियन मतलब वैसे नागरिक जिसके माता पिता दोनों भारत के एक, मान लो कोई अंग्रेज है भारत में आके बस गए, किसी इंडियन लड़की से शादी कर लिया, या कोई अंग्रेज लड़की इंडियन लड़के, तो वे लोग एंग्लो इंडियन कहे जाते थे। तो उनको विशेष अधिकार दिया जाता था, मनोनीत किया जाता था। तो वो समाप्त कर दिया गया 104वें संविधान संशोधन में। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लिया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा मामला सर्वोच्च न्यायालय के मूल ढांचे में, यही केशवानंद मामला 1973। ठीक। 43 नंबर, भारतीय संविधान और अमेरिकी संविधान के संदर्भ में कौन सा अंतर सही है? तो यहाँ पे अमेरिकी में राष्ट्रपति प्रणाली है, भारत में संसदीय प्रणाली है, सबको पता है। अब 44 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता किस शब्द द्वारा संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो ए द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, आपको पता ही है। 42वें संविधान संशोधन समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक। तो ये अनुच्छेद 154 के एक के अनुसार संघ राज्य के कानून से टकराते हैं तो कानूनी प्रभाव होगा। अच्छा, यही फिर दोबारा बार कानून रिपीट हो गया, सॉरी दोबारा बार क्वेश्चन रिपीट हो गया। 46 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, कथन और विचार पर है। 46 नंबर, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, यहाँ डॉक्टर राजेंद्र अंतिम अध्यक्ष थे, जो बिल्कुल क्या है, गलत है, सॉरी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? सी आंसर हो जाएगा, दोनों सही है। आज लगता है मेरा गला बजेगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। भारत के राष्ट्रपति चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? संसद के दोनों सदनों द्वारा, राज्य विधानसभा और संसद निर्वाचन सदस्य। ये सही है, बी नंबर। ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको कथन निष्कर्ष में दे देगा, लेकिन मैं एक एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बना लिया हूँ। 48 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। कथन ए, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था परंतु इसमें एकात्मक तत्व भी शामिल है। क्या है 48 नंबर क्वेश्चन में? भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था परंतु इसमें एकात्मक तत्व भी शामिल है। ठीक। जो बिल्कुल सही है, जो बिल्कुल सही है। और आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार राज्यों पर पूर्ण नियंत्रण कर सकते हैं, ये भी सही है, दोनों सत्य हैं। और आर जो है क्या कर रहा है? एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है, दोनों अलग अलग हैं। तो इसलिए ऑप्शन ए सही है। क्या चीज है? ऑप्शन ए जो है वो सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
39 नंबर, न्यायिक पूर्वालोकन की व्यवस्था है। संविधान के अनुच्छेद 13 में संविधान के अनुच्छेद 13 न्यायपालिका को कानूनों की संवैधानिक वैधता जांचने का अधिकार देता है। क्या आपको लगता है अनुच्छेद 13 जो है वो देता है आप लोगों को, सॉरी, न्यायपालिका को? तो यहाँ पे कथन जो है एक सही है, कथन एक जो है सही है, आर भी सत्य है, ठीक, आर भी सत्य है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। न्यायिक पूर्वावलोकन है अनुच्छेद 13 के तहत न्यायपालिका को कानून की संवैधानिक वैधता जांचने का अधिकार देता है, ठीक। 50 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। 50 नंबर, ये तीनों मिलान आधारित क्वेश्चन है, ये आप लोग देख लीजिएगा, सबका आंसर भी सेम है। और आप लोग बताइए आप लोग को वीडियो कैसा लगा, ठीक। इसका मैं पीडीएफ शाम तक कोशिश करूंगा, 11 पेज का है, आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा खुद से भी, मैं तो बता दिया हूँ पर आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। हाँ, एक और बात कि आप लोगों को जो एग्जाम पैटर्न है उसको समझना बहुत जरूरी है। अब एग्जाम पैटर्न कैसे कि आप लोग क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए, ताकि क्वेश्चन समझने में आसान रहेगा, और रीडिंग कम्प्रीहेंशन जो है उसको तेज कीजिए, समझने की तार्किक क्षमता को विकसित कीजिए। ये कैसे होगा? तो आप लोग सबसे पहले जो आप लोग का क्लास हुआ है या जहाँ से भी आप लोग पढ़े हैं उसको रिवाइज कीजिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दीजिए। और जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है अगर फ्री में मिल जाता है तो ठीक है, वरना जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का उसका बार बार आप लोग मॉक लगाते रहिए, ठीक है। अगले चैप्टर में मिलते हैं, तब तक सभी को जय हिंद।